हेलो एंड वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। पूछता भी हूँ आप ही से और जवाब भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि अभी दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आप लोग को बताते तक नहीं है, अगर बताते तो थोड़ी बहुत मुझे हेल्प भी होती। फिर भी चलिए, मैं मान कर चलता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, घर पर अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग जीव विज्ञान में प्राणी जगत पढ़ रहे हैं। प्राणी जगत में आज महत्वपूर्ण चीज़ फिर से हम लोग पढ़ेंगे, संघ टीनोफोर। टीनोफोर के बारे में मैं एक और बताऊं, टीनोफोरा भी इसे कहा जाता है, टीनोफोर भी कहा जाता है, और साथ साथ इसे एनेरेरिया के नाम से भी जाना जाता है। टीनोफोर संघ हो गया यह, और इसमें जो जीव रहते हैं, इस संघ के अंदर जो सदस्य हैं, जो जीव, इनको हम लोग टीनोफोरा कहते हैं। और इसी को एक और चीज़ बता दूं, एनिडेरिया भी कहा जाता है। निडेरिया शब्द कल आया था, याद कीजिएगा। निडेरिया शब्द क्यों आया था, याद है आप लोगों को? निडेरिया शब्द आया था, निडेरिया का मतलब होता है दंश कोशिका। निडेरिया यानी दंश कोशिका, यानी दंश मारने वाले जीवों को हम लोग निडेरिया में रखते थे, और उनको सिलेंट्रेट कहते थे। सिलेंट्रेट क्यों कहते तो हमने बताया था, सीलम हॉलो और इंटरेट मतलब इंटेस्टाइन, जिसका अंदर जो है हॉलो स्पेस होता है, नहीं, भोजन को पचाने वगैरह के लिए, तो उनको हम लोग जो है सिलेंट्रेट और निडेरिया करते हैं। ए निडेरिया, ए कहीं भी सब लग गया था मतलब नहीं, सीधी सी बात। यानी इतना तो दिमाग में बैठा लीजिए कि इनके अंदर दंश मारने की क्षमता नहीं, यानी ये डंक नहीं मारेंगे, है ना। अब दूसरी बात बताऊं, टीनोफोर। टीनोफोर नाम क्यों पड़ा भाई? एक और चीज जान लीजिएगा कि ये टीनोफोरा एनेलिडा या जो कुछ भी हम बात करते हैं ना, इनको पहले हम लोग सिलेंट्रेट में ही रखते थे। पहले का मतलब जीव विज्ञानी, हम नहीं, हम तो उतना पहुँचे भी नहीं। जीव वैज्ञानिक जो लोग थे वो पहले इन्हें सिलेंट्रेट में ही रखते थे, लेकिन अब इनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, क्योंकि इनमें दंश मारने की शक्ति नहीं होती है। इनको रख दिया गया किस में? अलग संघ बना दिया गया, टीनोफोर या टीनोफोरा। अब टीनोफोर नाम क्यों पड़ा, तो इसमें भी देखिए, टीनो नाम जो है, अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं तो देखिए KTENOS, ये भी इंडियन इंग्लिश नहीं है, ग्रीक वर्ड है ना। टीनोस और एक है फोरोस। इस टीनोस का मतलब क्या होता है? कौंगी। कौंगी समझते हैं। और फोरोस मतलब बियरिंग, मतलब ढोने वाला या रखने वाला। आप समझ सकते हैं कि एनेडेरिया में या टीनोफोर में एनिडेरिया मतलब इसमें डंक मारने की शक्ति नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात कि टीनोफोर नाम क्यों? क्योंकि इनके हम जब देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, तो इसमें दो ऐसे ऐसे दांत वाले स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखने पर लगेगा कि ये कौंगी है ना। जैसे टीनोप्लाना आपके बुक में दिया हुआ है, चित्र में आप बुक खोल कर देख लीजिए, जिसको हम लोग प्लूरोब्रेकिया भी कहते हैं, ये उदाहरण है।
उसका उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो कॉम भी होता है, इसलिए इसको हम लोग टिनोफोरा या एनेडेरिया के नाम से जानते हैं। समझ में आएगी। अब चलिए हम इसके मुख्य विशेषताओं पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लेंगे टिनोफोर के बारे में, इसे समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। समुद्री अखरोट के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे ही सी वालनट कहा जाता है। पहली बात है ना, अखरोट खाने के काम आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें भी कुछ लोग खाने के काम में ला सकते हैं। हो गया। अब दूसरी बात अगर करूं तो इनका कंकाल कैसा होता है, तो चूंकि ये सिलेंट्रेट के श्रेणी में ही आते हैं, इनका कंकाल भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, चूने का होता है। और इनमें कंकाल होता है चूने का, लेकिन वो भी काफी मुलायम होता है, जिसके कारण समुद्री अखरोट के नाम से जाने जाते हैं, और ये कंकाल जेली के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें कंकाल जेली भी कहा जाता है ना। या इनको इसी को कंकाल जेली को कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। कॉम्ब मतलब कंघी, और जेली ट्रांसपेरेंट, लगभग मतलब जेल की तरह दिखने वाले ये होते हैं, है ना। कॉम्ब जेली के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी बात, चौथी बात, ये समुद्री ही होते हैं। मतलब ये कहाँ रहेंगे, तो समुद्र में रहेंगे। पांचवा बात बताऊं मैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अगर उस लेवल की बात करें तो इनमें कोई अंग नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोग सिलेंट्रेट में देखे थे ना, उसी प्रकार इसमें भी है, और इसमें बस कुछ कोशिकाओं का समूह मिलता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इनका शरीर जो है उत्तक स्तर तक का होता है। बस अंग नहीं मिलेगा इसमें कोई खास कि आप कहेंगे कि ये अंग है या वो अंग है। उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन होता है, समुद्री वासी होते हैं। अच्छा, समिति की भी बात कर लूँ, चलिए। समिति जैसे सिलेंट्रेट में तो आपने देखा ही था, और है ना, सिलेंट्रेट से ही थोड़ा सा अलग किया गया है। सिलेंट्रेट में कैसा होता था बताइए, इसके पहले वाला, और ये होता था ना, इसमें भी, और ये समिति होता है। रेडियल सिमेट्री इसको कहते हैं। मतलब ऐसे करके आप इधर से भी काट दीजिए, इधर से नहीं काटने का मन है, ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, कहीं से भी, और ये समिति होता है। सातवां बात, और क्या बताऊं बताइए, द्विकोरिक होते हैं। इनका शरीर द्विकोरिक का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें एक्टोडर्म भी होगा और इंडोडर्म भी होगा। बाह्य त्वचा होगा और आंतरिक त्वचा होगा। मीसोगिलिया ब्लैंकेट रहता है, फ्री रहेगा, और मीसोगिलिया में कोशिकाओं का स्तर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका मेसोडर्म नहीं बन पाता है ना। तो इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक हुए, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, द्विकोरिक को इंग्लिश में। हमने सर बेसिक में बताया है ये सब चीज़, इसीलिए हमने पढ़ाया बेसिक चीज़ कि वर्गीकरण का आधार क्या है, किस किस आधार पर हम जीवों को अलग अलग करते हैं।
ये सब पढ़ा हो कि द्विकोणिक किसे कहते हैं, आर्य समिति किसे कहते हैं, उत्तक स्तर कब हो सकता है ना। तो इसीलिए अब यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, द्विकोणिक कह रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। तो द्विकोणिक होते हैं और शरीर पर 8 बाह्य पक्षमाभी कंकाल पट्टियाँ होती है। इनके शरीर के ऊपर अगर बात करें 8 नंबर बता रहा हूँ, कंकाल की पट्टी होती है। विशेषकर लेकिन 2 ही होता है, इसमें 8 दिया है लेकिन अगर मैं देखूं तो 2 ही पट्टी होती है कंकाल की, है ना। अच्छा, 2 संस्पर्शक पाए जाते हैं, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो कंकाल पट्टी होती है, इनके ऊपर 8 गो, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, 4 4 8 गो पट्टी होती है कंकाल की, और वह कंकाल पट्टी कंकाल जेली इसी के नाम से जाना जाता है। और यह कंकाल जो बना होता है, मैंने यहाँ बताया कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो पट्टी पाई जाती है, जो आपके पुस्तक में ग्रीन रंग से दिखाया गया है, गेंदा के ऊपर पट्टी 8 गो, वही कंकाल पट्टी है जो कैल्शियम कार्बोनेट बनी होती है, और इसी कारण इसे कंकाल जेली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पक्षमाभी क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पक्षमाभ यानी कंकाल पट्टी पर, ये 9वां अगर बात बताऊं, कंकाल पट्टी पर सीलिया होते हैं, सीलिया को ही हम लोग पक्षमाभ कहते हैं, यानी बाल के जैसा संरचना इनके कंकाल पट्टी के ऊपर रहेगा, इसीलिए पक्षमाभी कंकाल पट्टी होते हैं इनका। जो ऐसे अगर मैं गेंद की बात करूं, ये सेंटर 8 गो पट्टी होता है जी इनके ऊपर, और इन 8 के ऊपर जो है पट्टियां जो होती हैं, इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं, और ये बाल किस लिए हैं? चलयमान, मतलब ये चलने में सहायता करते हैं। इनका जो पक्षमाभी होता है, चलन में सहायक होता है, चलन में सहायक होता है। ओके। दूसरी बात कि इनका पाचन की अगर बात करूं तो अंतः कोशिका तथा आंतरिक कोशिका दोनों प्रकार का होता है। मतलब पाचन इनका कोशिका के अंदर भी होगा, और अंतरिका कोशिका मतलब कोशिका के बाहर होगा, दोनों हो सकता है ना। पाचन अंतः कोशिका तथा अंतरा कोशिका, और अंतरा कोशिका जब होगा तो कहाँ होगा? इसके शरीर के अंदर भी एक थैली होता है ना, उसी थैली में होता है हॉलो खाली स्थान, है ना, होता है। और पाचन के लिए थैली, पाचन थैली हो गए। भोजन ग्रहण करने के लिए बस, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने के लिए भी एक ही द्वार होता है, मुख द्वार होता है। मुख नहीं कर सकते हैं, सर पर जो हेड है, हालांकि इनका सर भी आप नहीं कर सकते कि ये सर है, ये पैर है, ये हाथ है, नहीं, माथा वगैरह नहीं, तो बस एक छिद्र होता है, आप समझ सकते हैं, जिससे कि ये भोजन अंदर ग्रहण करेंगे, भोजन अंतर ग्रहण करने के लिए, है ना, वो छिद्र होता है। भोजन अंतर ग्रहण करने के लिए। अपूर्ण पाचन होगा। अपूर्ण पाचन क्यों होगा? क्योंकि
इनमें गुदा नहीं होगा, यानी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए एनस इनके अंतर्गत, इनके शरीर के अंदर नहीं होता है, इसीलिए इनको अपूर्ण पाचन तंत्र भी कहा जाता है ना। अब एक और टिनोफोर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे यहीं पर बताना चाहिए था, टिनोफोर की अगर बात करूं तो इन्हें जीव संदीप्त कहते हैं। दीप्त तो समझते हैं, और जीव ऐसा जीव जो दीप्त को उजागर। जुगनू जानते हैं, रात्रि के समय लाइट इमिट करता है। ये टिनोफोर के जितने भी जीव हैं समुद्र में, इनको रात में भी आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इनके शरीर से प्रकाश उत्सर्जित होता है, अपने आप चमकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है जीव संदीप्त। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, ये जीव संदीप्त कहे जाते हैं। दूसरी बात, 15वां अगर नंबर में इसके बारे में अगर बात कहूँ तो ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या? नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही में होगा, है ना। और इसीलिए इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ द्विलिंगी होते हैं। और 16 नंबर अगर बात बताऊं तो चलिए 16 नंबर में इनमें जनन जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन नहीं होता है। अब निषेचन की अगर बात करें, लैंगिक जनन होगा, लेकिन ये अपना जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो इनका युग्मक होते हैं, ये जल में इसी तरह छोड़ देते हैं, और जल में ही इनका नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा एक दूसरे से, यानी इनके अंदर जो निषेचन होता है उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। जल में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि बाह्य निषेचन हुआ इनके अंदर। क्लियर? अब क्या बताऊं, इनसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो बच्चे बच्चे शिशु नहीं कहलाएंगे, उनको लार्वा कहा जाएगा। अब क्यों लार्वा कहा जाएगा तो मैं बताया था, जब निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद क्या होगा? शरीर तो बनेगा, लेकिन शरीर वयस्क के जैसा नहीं होगा, वयस्क से थोड़ा सा भिन्न होगा। इसीलिए इसको हम लोग प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं कहते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है कि शिशु जब जन्म लेता है उसको शिशु कहते हैं ना जी, लार्वा नहीं कहते हैं। कुत्ता के बच्चे को भी शिशु, वो बच्चा है, शिशु है ना, शैशव अवस्था होता है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता के जैसा दिखता है ना, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं निषेचन के पश्चात भ्रूण का जब विकास होता है तो ये मतलब एडल्ट की तरह नहीं होते हैं, इसलिए इनको लार्वा कहा जाता है, ये याद रखिए। क्लियर? अब विशेष बात अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने नहीं बताया इसमें 19 नंबर, इनके शरीर के ऊपर 2 संस्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स में कल बताया था, संस्पर्शक। ये क्या होते हैं? 2 संस्पर्शक होते हैं। जैसे मैंने कल कहा था तिलचट्टा का एंटीना होता है, 2 जो चीज़ों को स्पर्श करके महसूस मतलब करने में इनको सहायता मिलती है।
उसी तरह इनके ऊपर 2 संस्पर्शक होते हैं और उसी में कोम्ब जैसा बाल मतलब बाल सीलिया निकला रहता है, जिसके कारण इनको हम लोग है ना कोम्ब बियरिंग कहते हैं, यानी कि इनको हम लोग टिनोफोर के नाम से जानते हैं, है ना। दंश कोशिकाएं नहीं होती हैं और ये देखिए ये एक रूपी होते हैं। 20 नंबर बात बताऊं अगर मैं, एक रूपी क्यों? जैसे कल हमने सिलेंड्रेटा में देखा था, इसके 2 रूप होते हैं, एक बेलनाकार और एक छत्ता के समान, है ना। 2 रूप बताया था, आपको याद होगा। तो इसमें जो होता है वो एक ही रूप होता है। पॉली और मेडुसा बताया था, तो इसमें पॉलीप रूप नहीं पाया जाता है, सिर्फ मेडुसा रूप पाया जाता है। मतलब छत्तेदार के रूप में कह सकते हैं, चिपकने वाला चलयमान। चिपक कर एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, ये चलयमान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दंश कोशिकाएं इसमें नहीं होंगी क्योंकि एनेलिडिया में ऐसे कहा ही हमने, है ना। और इसमें क्या बताऊं आपको, हाँ मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था जो बार बार भूल रहा था। जो इनके माथे से जो संस्पर्शक जो 2 निकला रहता है ना, उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जैसे अगर किसी भोजन को ये पकड़ेंगे तो उसमें चिपका लेंगे, चिपकाने की शक्ति होती है। कोम्ब यानी जो कंघी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, आप समझ सकते हैं, है ना। कंघी जैसा स्ट्रक्चर इनके ऊपर ऐसे जो निकला हुआ है, ये किस लिए निकला हुआ है? ये मतलब कि कोई भी इनका भोज्य पदार्थ अगर आएगा, कोई जीव जंतु, तो उनको अपने में मतलब जोड़ लेंगे। एडहेसिव सेल्स कहते हैं, एडहेसिव सेल्स इनके अंदर होता है ना। गुद्दा नहीं पाया जाता है इसमें। भोजन को पचाने के लिए अनेक नलियाँ होती हैं और नलियाँ मतलब पतली पतली, और पाचन गुहा में से ही नली निकला होगा ना, और नलियों से ये भोजन ग्रहण करेंगे और अंदर जाकर पचाएंगे पाचन नली में। दूसरी बात, इनके अंदर कोई कंकाल तंत्र, उत्सर्जित तंत्र या तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है। तंत्रिका जाल हो सकता है इनके शरीर के अंदर, है ना। उभयलिंगी होता है, लार्वा को हमने बताया। इसका जो लार्वा होता है उसको याद रखिएगा, उसको सीडिप्ट लार्वा कहते हैं, याद रखिएगा। इनके लार्वा को ना, इनका लार्वा मैं किसका बात लिख रहा हूँ, यहाँ लार्वा यहाँ लिखा भी था। इनको सीडिप्ट लार्वा कहा जाता है, नाम है अलग, सीडिप्ट लार्वा कहा जाता है इनके लार्वा को। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं अगर आपसे बताऊँ, इसका उदाहरण तो एक टिनोप्लाना दिया हुआ है आपके पुस्तक में। एक और उदाहरण जो है आप अगर लिख सकते हैं, उसको हॉर्मीफोरा कहा जाता है। हॉर्मीफोरा भी इसी में आते हैं, हॉर्मीफोरा, टिनोप्लाना, ये तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके जो ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो समुद्र में रहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको एक एक चीज़ बताना चाहा टिनोफोर और एनिडिडिया के बारे में। इसी को एनिडिडिया भी कहा जाता है, और आपके पुस्तक में और कुछ नहीं दिया हुआ है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और मुझे आशा है कि इसी तरह से एक एक चीज़ जो है 20-25 लाइन जो है इसके बारे में लिखेंगे और लिखकर फिर मुझे आप लोग सेंड करेंगे। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अपने नए क्लास चैप्टर क्रीमी को लेकर, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, संघ का नाम है, उसके बारे में मैं कल चर्चा करूँगा। एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ, याद होते जाएगा समझ आने में। अब एक ही दिन अगर 4, 5 या 10 अगर कर दूँ तो मतलब सब एक दूसरे में कच हो जाएगा, कोई बात जो है क्लियर नहीं होगी।
सो मेरा लक्ष्य है कि एक एक ही चर्चा करूँगा तो अच्छा रहेगा। देखूँगा अगर किसी के बारे में थोड़ा बहुत या छोटा बताना है तो छोटा छोटा अगर होगा तो ठीक है, 2-3 भी बता सकता हूँ, है ना। और दूसरी बात, आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो मेरा जो वीडियो है वह तो आप देख ही रहे हैं, मेरा क्लास देख ही रहे हैं। पुस्तक को सामने रख कर देखिए प्रतिदिन, बिना पुस्तक का कुछ मत कीजिए। जो भी लेक्चर है पुस्तक को सामने रखिए, चूँकि ये ऑनलाइन है, सीधा नहीं है। ऑनलाइन के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि पुस्तक रखिए, पुस्तकों में भी देखिए, या एक बार पहले वीडियो देख लीजिए फिर दोबारा पुस्तक लेकर देखिए, तब समझ में आएगा ज़्यादा। अगर किसी के बारे में कुछ नहीं समझ तो नेट पर सर्च कीजिए या मुझे आप सेंड कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं उसको हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो ये था टीनो 4 क्लास। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। और आगे कल मैं फिर नेक्स्ट जो मतलब संग अभी मैंने बताया प्लेटी हेलमेट्स के बारे में कल बात करूँगा। प्लेटी हेलमेट्स को ही हम लोग चपटे कृमि के नाम से भी जानते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।